ओके गाइस, ये हमारे हीमेटोलॉजी ड्रग्स के बारे में थर्ड पार्ट है ये वीडियो का। तो हम इसमें बात करेंगे एंटीफिब्रिन ड्रग्स, यानी कि जिसे हम एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स भी बोलते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया था, एंटीफिब्रिन ड्रग्स जो होती है वो मेनली वेन्स में जब कोई थ्रोम्बस होता है उसके लिए यूज़ होती है, यानी कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म और डीप वेन थ्रोम्बोसिस उस वगैरह के लिए एंटीफिब्रिन ड्रग्स यूज़ होती है। तो हम एंटीफिब्रिन ड्रग्स को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि फिब्रिन कैसे बनता है। तो अगर हम कोएगुलेशन के कुछ लास्ट स्टेप्स को देखें तो जो फैक्टर 10 होता है वो कन्वर्ट करता है, फैक्टर 10 एक्टिवेट होकर बन जाता है फैक्टर 10A, जो फैक्टर 10A होता है वो फैक्टर 2 को कन्वर्ट करता है फैक्टर 2A में, जिसे हम थ्रोम्बिन भी बोलते हैं। जो फैक्टर 2 होता है उसे हम प्रोथ्रोम्बिन भी बोल सकते हैं। और फैक्टर 2A जो होता है वो फिब्रिनोजन यानी कि फैक्टर 1 को कन्वर्ट करता है फैक्टर 1A यानी कि फिब्रिन में। तो हम अगर देखें तो ये सारे के जो भी स्टेप्स होते हैं कोएगुलेशन के वो सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो अगर हमें फाइब्रिन का एक्टिवेशन या फाइब्रिन को बनने से, अगर हम फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में एक्टिवेटेड होने से रोकना है तो हम इस किसी भी स्टेप को अगर रोक लिया जाए तो फाइब्रिन का एक्टिवेशन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम एंटीफिब्रिन ड्रग्स को एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स कहते हैं, क्योंकि ये अगर कोएगुलेशन के हम किसी भी स्टेप को रोक दिया जाए तो फाइब्रिन नहीं बन पाएगा। तो अब हम आगे समझेंगे एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स के बारे में। तो एंटीकोएगुलेंट जो ड्रग्स होते हैं उन्हें हम दो तरह से दे सकते हैं, एक होता है ओरल और दूसरा होता है पेरेंटल रूट। अगर हम ओरल रूट की बात करें तो उसमें आते हैं विटामिन के इनहिबिटर्स, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स और फैक्टर 10A इनहिबिटर्स। इन सारे ड्रग्स के बारे में हम आगे बात करेंगे एक एक करके। तो विटामिन के इनहिबिटर्स होता है उसे हम वारफेरिन कहते हैं, वारफेरिन विटामिन के इनहिबिटर होता है। और अगर हम पेरेंटल रूट की बात करें तो उसमें आता है थ्रोम्बिन यानी कि फैक्टर 2A इनहिबिटर। वो दो तरह के हो सकते हैं, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। तो आगे हम बात करेंगे वारफेरिन के बारे में। तो वारफेरिन को समझने से पहले हमें समझना होगा जितने भी ब्लड के क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं वो सारे बनते हैं लीवर में, सो सारे का प्रोडक्शन लीवर में होता है। तो हम यहाँ पे कुछ 4 फैक्टर के बारे में बात करेंगे, फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 और फैक्टर 10। इनका जो एक्टिवेशन होता है वो विटामिन के से होता है, और विटामिन के इन चारों फैक्टर को एक्टिवेट करता है। और वारफेरिन का काम होता है विटामिन को इनहिबिट करना, यानी कि विटामिन को इन फैक्टर्स को एक्टिवेट करने से रोक देना। तो वारफेरिन अगर हम देंगे तो वो विटामिन के एक्शन को इनहिबिट कर देगी, जिससे ये फैक्टर्स एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। और अगर ये फैक्टर एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे तो कोएगुलेशन नहीं हो पाएगा, और कोएगुलेशन नहीं हो पाएगा तो उन ड्रग्स को हम कहेंगे एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स। तो ये जो विटामिन के होता है वो इनको एक्टिवेट करता है, जिसको जो प्रोसेस कहते हैं उसको गामा कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। वो ग्लूटामेट का गामा कार्बोक्सिलेशन करके इन फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है। अब ये जो वारफेरिन होता है वो इन फैक्टर्स को एक्टिवेट होने से रोकता है, पर जो ऑलरेडी उसमें फैक्टर्स अपने ब्लड में एक्टिवेटेड होते हैं उन पे वारफेरिन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो इसीलिए वारफेरिन का एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट हमें 4 से 5 दिन के बाद देखने को मिलता है, जब जितने भी एक्टिवेटेड फैक्टर्स है वो सारे ब्लड से चले जाएंगे और बाकी के फैक्टर एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। तो हमें वारफेरिन का इफेक्ट 4 से 5 दिन के बाद देखने को मिलता है। तो जो विटामिन के होता है वो इन फैक्टर्स के अलावा कुछ प्रोटीन्स को भी एक्टिवेट करता है, जैसे कि प्रोटीन सी और प्रोटीन एस। ये जो प्रोटीन है वो एंटीकोएगुलेंट्स है, एक तरह के नेचुरल एंटीकोएगुलेंट्स है हमारी बॉडी में। तो इनकी वजह से जो इफेक्ट होता है उसको हम आगे समझेंगे। अगर हम विटामिन के को पहले तो ब्लॉक कर दे तो ये दो प्रोटीन जो है एंटीकोएगुलेंट वो एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। तो कुछ लोगों में जेनेटिकली प्रोटीन सी की कमी होती है, तो उनमें अगर हम वारफेरिन देंगे तो 4 से 5 दिनों में कुछ ज़्यादा ही कोएगुलेशन हो जाएगा, क्योंकि एंटीकोएगुलेंट्स हमारी बॉडी से कम होंगे तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में कोएगुलेशन बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से हमारी जो फिंगर्स होती है उसमें हमें कुछ पर्पल जैसा कुछ नेक्रोसिस देखने को मिलता है, जिसे हम डर्मल वास्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं। और उसे हम कह सकते हैं पर्पल टो सिंड्रोम, क्योंकि हमारी फिंगर्स की जो टिप्स होती है वो पर्पल हो जाती है, पर्पल जैसे दिखने लगती है, ब्लूइश टाइप। तो उसे हम डर्मल वास्कुलर नेक्रोसिस या फिर पर्पल टो सिंड्रोम कहते हैं, जो जिन्हें जनरली ये जो जेनेटिकली जिसमें प्रोटीन सी की कमी होती है उन लोगों में देखने को मिलता है। और ये जो इफेक्ट होता है वो वारफेरिन देने के 2 से 3 दिन के बाद शुरू हो जाता है और फिर से नॉर्मल भी हो जाता है, जब बॉडी में जब वारफेरिन एंटीकोएगुलेंट की तरह काम करने लगेगी तब ये सब नॉर्मल हो जाएगा। तो वारफेरिन के कुछ और फैक्ट्स है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने जैसे आगे देख लिया वारफेरिन
को ओरल रूट से देते हैं, वो अगर हमने आगे पढ़ लिया है। उसका जो मैकेनिज्म होता है वो विटामिन के को इनहिबिट करता है, वो भी हमने आगे पढ़ लिया। और जो एक्शन होता है वो 4 से 5 दिन के बाद हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हमने आगे देखा कि जो ब्लड में ऑलरेडी एक्टिवेटेड फैक्टर्स होते हैं उन पे वारफेरिन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो वारफेरिन सिर्फ फैक्टर्स को एक्टिवेट करने से रोकता है, जो नए फैक्टर्स बनते हैं उनको एक्टिवेट करने से रोकता है। तो जो एक्टिवेटेड फैक्टर होते हैं वो 4 से 5 दिन तक हमारी बॉडी में रह सकते हैं। तो वारफेरिन का जो एक्शन होता है वो हमें 4 से 5 दिन के बाद देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे इन वीवो और इन विट्रो। तो सबसे पहले हम समझते हैं इन वीवो किससे बोलते हैं। इन वीवो यानी हमारी बॉडी के अंदर जो हमने अभी जो भी मैकेनिज्म जो कुछ भी पढ़ा वो हमारी बॉडी के अंदर था, मतलब वारफेरिन का इफेक्ट हमारी बॉडी में होता है। तो यस ऑब्वियसली हमारी बॉडी में वारफेरिन का इफेक्ट होता है। तो हम एज अ एंटीकोएगुलेंट वारफेरिन को हमारी बॉडी में यूज़ कर सकते हैं। पर इन विट्रो यानी कि लैब में, तो क्या लैब में वारफेरिन को यूज़ कर सकते हैं? तो आंसर है नो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लैब में पहले तो वारफेरिन कहाँ यूज़ होता है? तो लैब में जब हम कोई ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करें या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए हम किसी ब्लड को लेते हैं तो वो कोएगुलेट ना हो जाए, उसके लिए हम एंटी कोएगुलेंट यूज़ करते हैं लैब्स के अंदर। तो जो ऑलरेडी हमने ब्लड लिया है ट्रांसफ्यूज़न या इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसमें ऑलरेडी एक्टिवेटेड फैक्टर्स होते हैं जिन पे वारफेरिन का कोई इफेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने आगे बताया वारफेरिन का असर सिर्फ, वारफेरिन का जो काम है वो नए जो फैक्टर्स बनते हैं उनको एक्टिवेट होने से रोकना है। तो ब्लड जो हम ट्रांसफ्यूज़न कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी एक्टिवेटेड फैक्टर्स होंगे जिन पे वारफेरिन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए इन विट्रो हम वारफेरिन को यूज़ नहीं कर सकते। और अगर हम आगे देखें तो प्रेगनेंसी के बारे में वारफेरिन को हम अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी में, क्योंकि उसका रीज़न है वो प्लेसेंटा में एंटर कर सकती है और उसकी वजह से जो ऑस्टियोकैल्सिन जो होता है प्रोटीन, जो बॉन्स को बनाने में, जो ऑस्टियोकैल्सिन नाम का जो प्रोटीन होता है वो बॉन्स को बनाने में बहुत ही यूज़फुल होता है, और उसको जो वारफेरिन है एक्टिवेट नहीं होने देती, जिसकी वजह से ऑस्टियोकैल्सिन विल बी नॉट एक्टिवेटेड। उसकी वजह से बॉन्स, स्कल बॉन्स है या कोई भी अपनी बॉडी में जितने भी बॉन्स है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाएंगे, जिसको हम बोलते हैं वारफेरिन एम्ब्रियोपैथी, या फिर उसको और भी नाम से बुला सकते हैं जैसे फैटल वारफेरिन सिंड्रोम, या फिर हम कह सकते हैं माइक्रोसिफेली, जिसमें स्कल बोन की साइज जो है वो नॉर्मल से बहुत छोटी होती है, उसको हम माइक्रोसिफेली कह सकते हैं। या फिर जो नेजल बोन्स होते हैं वो भी, उनका भी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है, तो उसको नेजल हाइपोफोसिया देखने को मिलता है हमें। और उसके साथ साथ दूसरे भी बॉन्स होते हैं जिनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जैसे माइक्रो ऑप्थेल्मिया, जो अपनी ऑप्थेल जो कैविटी होती है आंखों के आसपास वो भी ठीक से डेवलप नहीं हो पाती है, तो उसको हम माइक्रो ऑप्थेल्मिया कहते हैं। तो इसी तरह से ये तरह के सिम्टम्स माइक्रोसिफेली, नेसल हाइपोफेजिया, माइक्रो ऑप्थेल्मिया वगैरह देखने को मिलते हैं, जिसे हम फैटल वारफेरिन सिंड्रोम कहते हैं। और हमें ये प्रोटीन याद रखना है ऑस्टियोकैल्सिन, जिसकी वजह से जो एक्टिवेट नहीं हो पाता है वारफेरिन की वजह से, जिसकी वजह से हमें बोन का डेवलपमेंट जो होता है वो फैटल लाइफ में देखने को नहीं मिलता है, जिसे हम फैटल वारफेरिन सिंड्रोम कहते हैं। ओके गाइस, तो उसके बाद आता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, या फिर इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो जिसे हम कहते हैं, जिसका यूज़ होता है डोज एडजस्टमेंट के लिए होता है, उसको हम आगे समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं ओवरडोज अगर हो जाए वारफेरिन का तो क्या हो सकता है। तो कोई भी अगर एंटीकोएगुलेंट का ओवरडोज हो जाए तो ब्लीडिंग का चांसेस हमेशा ही रहता है। तो जब ओवरडोज हो जाता है तो ब्लीडिंग होती है, जिसको हमें रोकना होगा। तो अगर ओवरडोज हो जाए और ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है तो हम क्या दे सकते हैं? तो ऑब्वियसली विटामिन के नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, और विटामिन के देने के बाद उन फैक्टर्स को एक्टिवेट होने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। तो उतनी देर हम ब्लीडिंग को स्टार्ट नहीं रहने दे सकते। तो ऑलरेडी ब्लीडिंग अगर स्टार्ट हो चुकी है तो हम एक्टिवेटेड फैक्टर्स देते हैं, जैसे कि 2A, 7A, 9A, 10A। इनको हम 4 फैक्टर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो ऑलरेडी एक्टिवेटेड फैक्टर्स होते हैं, उनको हम दे सकते हैं। या फिर अगर वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा भी दे सकते हैं, जिसमें हर तरह के फैक्टर्स होते हैं। और अगर हमारे पास वो भी अवेलेबल नहीं है तो हम दे सकते हैं वॉल ब्लड। तो वॉल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, जिसमें हर तरह के फैक्टर्स वगैरह सब कुछ होता है। हमें पता है RBC WBC वगैरह की हमें ज़रूर नहीं है, पर फिर भी हम दे सकते हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अगर ऑलरेडी ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है तो ये 3 ऑप्शन है हमारे पास। और अगर ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हुई है और ओवरडोज हो गया है, जो कि हम पता लगा सकते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम या इंटरनेशनल रेशियो के द्वारा। तो अगर ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो हम विटामिन के दे सकते हैं। तो कैसे हम पता लगाए कि
कब विटामिन के देना चाहिए या कब ये देना चाहिए, ये 3 में से कोई एक और ऑप्शन। तो उसके लिए आता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो या फिर प्रोथ्रोम्बिन जिसे हम कहते हैं। तो अगर ये 5 से कम है, हम उसे देख सकते हैं। अगर ये 5 से कम है तो हमें वारफेरिन को रोक देना चाहिए, और अगर ये 5 से 20 के बीच में होता है तो वारफेरिन को रोकना चाहिए और साथ में विटामिन के देना चाहिए हमें। और अगर ये 20 से ज़्यादा होता है तो हम ब्लीडिंग का इंतज़ार नहीं करेंगे, ब्लीडिंग हो या ना हो। अगर इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो 20 से ज़्यादा है तो हम 4 फैक्टर कॉम्प्लेक्स उस पेशेंट में दे देंगे, और वारफेरिन तो ऑब्वियसली रोक ही देना है। तो ये था इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो, इसकी कुछ डिटेल हमने समझी, और ये आई थिंक बहुत होती है अभी फ़िलहाल समझने के लिए हमारे। तो अब हम आगे देखेंगे, ये जो वारफेरिन होता है वो माइक्रोसोमल एंजाइम की मदद से मेटाबोलाइज होता है। तो उसमें ड्रग इंटरेक्शन होगी जो बहुत ही ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू अदर एंटीकोएगुलेंट, क्योंकि माइक्रोसोमल एंजाइम्स जो होते हैं वो बैक्टीरियाज के द्वारा रिलीज होते हैं। तो कुछ होती है एंटीबायोटिक्स जिनका इफेक्ट इनमें हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि एंजाइम इंड्यूसर्स होती है कुछ एंटीबायोटिक्स, जैसे कि कार्बामेज़ापाइन। अगर वो एंजाइम को इंड्यूस कर देंगी, यानी कि वो एंजाइम को अगर इंड्यूस कर देगी तो हमें कोएगुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। और अगर वो एंजाइम को इनहिबिट कर देगी, या जैसे कि इरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लेक्सिसिन, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग का चांस बढ़ जाएगा। तो ये कुछ होती है जो एंजाइम्स की, माइक्रोसोमल एंजाइम पे इसका मेटाबॉलिज्म डिपेंड करता है। तो हमें इन सारे ड्रग्स को उसके साथ देने से पहले हमें इसके डोज वगैरह का ध्यान रखना है। इरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लेक्सिसिन जैसे एंजाइम इनहिबिटर्स, और कार्बामेज़ापाइन जैसे एंजाइम इंड्यूसर्स। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है वारफेरिन के बारे में। तो ये सब कुछ था वारफेरिन के बारे में, और आगे हम देखेंगे और दूसरे ड्रग्स के बारे में। तो थैंक यू गाइज।